थोड़ा सा एक्चुअली आज अपन ने 5-7 मिनट लेट स्टार्ट करी है, थोड़ा सा आज सुबह कुछ पूजन वगैरह में उसमें लगे हुए थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन जो है लास्ट क्लास में अपन ने रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक लॉज पढ़े थे अपन ने। तो लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट? लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट? अरे बोलो। नो सर। नो सर। हाँ बोलते रहो, देखो ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। हाँ तो मैं थोड़ा सा अपन जैसा आपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, तो क्लास को 3-4 दिन हो गए, तो मैं थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए मतलब, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हें। रिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ने जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं कि रिफ्रैक्शन के अंदर, रिफ्रैक्शन का मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट जो है सेपरेटिंग सरफेस है, या तो वहां पे रेज अगर आएगी तो वो रेज जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसमिट कर जाएगी, और इसी पैटर्न को, इसी प्रोसेस को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अपन ने देखा था कि ये तो मैंने ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्लेक्शन 100% पॉसिबल नहीं है, बट रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 100% पॉसिबल है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। सॉरी, रिफ्रैक्शन भी 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने जैसे अपन ने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट भी होगी, तो कुछ एनर्जी जो आ रही है उस एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जैसे पानी के अंदर अपने को चेहरा दिखाई देता है, तो 100% पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, रिफ्रैक्शन के अंदर जब रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, तो अपने को पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तो वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी किस फैक्टर से चेंज होती है ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि वेलोसिटी जो है, जैसे एयर से किसी मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होती है वो एयर की वेलोसिटी का 1 जो है 1/n टाइम्स हो जाती है। यानी एयर के अंदर वेलोसिटी अगर v है तो उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी v अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, यानी एयर के कंपैरेटिव सारे मीडियम डेंसर होते हैं, तो डेफिनेटली एयर के अलावा सारे मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो है वो कम होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि इन जनरल लाइट की वेलोसिटी जो होती है, वो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 1/√ऑफ म्यू नॉट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एयर के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करते हैं अपन, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12। तो अपने पास जो लाइट की वेलोसिटी आती है जिसको अपन सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 3 इंटू 10⁸ एयर के अंदर। अब किसी मीडियम के अंदर कैलकुलेट करोगे, थोड़ी सी लाइट डिम हो गई इसलिए हो रहा होगा, तो किसी मीडियम के अंदर अगर कैलकुलेट करोगे तो मीडियम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यही वेलोसिटी v अपॉन n हो जाता है, मतलब v अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है, और अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर जो होता है इसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुन के अपने को कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है,
बस एक कांस्टेंट होता है जो कि जनरली अपने क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा। और वाटर या फिर ग्लास के लिए जनरली अपन मैक्सिमम केसेस के अंदर ये दो मीडियम यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम एयर। तो इनके लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें बता दिया था कितना होता है, एक के लिए 4/3 और एक के लिए 3/2। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के लॉस की जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम मीडियम के सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। और स्नेल्स लॉ पढ़ा था अपन ने कि I इंटू साइन थीटा सॉरी n इंटू साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का या रिफ्रैक्टिव रे का एंगल। तो ऐसे ही बोल सकता हूं मैं कि n1 sin i1 इक्वल टू n2 इंटू साइन i r, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, जैसे बोलना चाहो। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। तो उसके बाद अपन ने डेविएशन भी देखा था रिफ्रैक्शन के अंदर जो कि I माइनस R का मोड होता है। अब मेरे को सोच के बताओ जितना अपन ने मैंने अभी तुम्हें बताया है इसके अंदर किसी को कोई डाउट? हाँ रिकॉर्डिंग अथर तुम कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। हाँ तो कोई अथर तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्लैब ऑफ थिकनेस T। कोई T थिकनेस की स्लैब है, जैसे इस टाइप की मोटी कोई ग्लास की स्लैब है या किसी और मीडियम की स्लैब है या किसी और मटेरियल की, जनरली ट्रांसपेरेंट अपन ग्लास यूज करते हैं। तो इस स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है तो उसके लिए क्या चीजें होती है ये अपने को देखना है। तो अपन रिफ्रैक्शन करवाना आता है अपने को, बस रिफ्रैक्शन का बेसिक लॉस, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर अपना पूरे चैप्टर के अंदर अपनी हेल्प बस इतना ही करता था कि I इक्वल टू R होता था। ऐसे कैसे यहाँ पे n इंटू साइन I इक्वल टू n इंटू साइन R, या जनरली थीटा भी लिख सकते हो, अपन थीटा यूज करेंगे। तो ये T थिकनेस की कोई अपने पास T जो है वो थिकनेस ले रहे हैं, T थिकनेस की कोई स्लैब है अपने पास, लेट्स से कि ये अपने पास स्लैब है, ये अपने पास T थिकनेस होगी और यहां पे कोई रेस आ रही है इस टाइप से। तो ये मैं नॉर्मल बना लेता हूं। अब देखो अपने को ये पता करना है कि जब ये T थिकनेस को क्रॉस करेगी ये लाइट रे तो इसका बिहेवियर किस टाइप से चेंज होगा, ये किधर को जाएगी, क्या एंगल होगा, क्या नहीं होगा, कितना जो है वो पैरेलली शिफ्ट होगा, ये सारी चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी चीज है, अपन आराम से, अच्छा मैं मान लेता हूं कि ये जो अपन ने स्लैब यूज करी है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और यहाँ पे मैं एयर ले लेता हूं और यहाँ पे भी मैं एयर ले लेता हूं। अच्छा फिर मैं वापस से बता देता हूं कि अपन डेरिवेशन करते टाइम पूरी रिफ्रैक्शन के अंदर ही अपन ऐसा ही करेंगे। डेरिवेशन करते टाइम अपन एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लेंगे और बाहर वाला मीडियम हमेशा एयर लेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम डाल देता है, तो अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपना डेरिवेशन अपने फॉर्मूलेस एज इट इज काम करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, फिर जो n है वो n लास्ट क्लास में जैसे मैंने डिस्कस किया था वो अपन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।
अभी अगर इसका रिलेटिव निकालोगे तो n/1 हो जाएगा। रिलेटिव कैसे निकालते हो? n1/n2। तो अभी n/1 हो गया। बाद में अगर जैसे यहाँ पे वाटर यूज करेगा तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे यूज कर लेंगे, बस n चेंज हो जाएगा, बस अपना बस इतना ही मोटिव है, बाकी अपना काम एज इट इज रहेगा। तो अब लॉजिकली मेरे को सोच के बताओ कि जब ये रे इस स्लैब पे आएगी तो क्रॉस करते टाइम वापस एयर के अंदर आने पर कितने रिफ्रैक्शन होंगे? दो। हाँ, 2 रिफ्रैक्शंस होंगे। पहले इस सरफेस से होगा, उसके बाद इस सरफेस से होगा। तो अपन जो है वो 2 रिफ्रैक्शन करवा देते हैं। चलो, तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल जो है वो कुछ लेट से कि मैं इसको आई बोल देता हूं। नॉर्मल बना लिया, इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसी को अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। अच्छा, एक बात सोच के बताओ, ऐसे ही लॉजिकली पूछ रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन से तो आ ही जाएगा। जब ये रे एयर से इस ग्लास के अंदर आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी या नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी? नॉर्मल की तरफ। क्या नॉर्मल से दूर। टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे यार, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अपने को पता है रिफ्रैक्शन के अंदर इन रिफ्रैक्शन कि n इंटू साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे n ज्यादा है, इसका मतलब साइन थीटा कम होगा, और साइन थीटा कम होगा इसका मतलब क्या है? क्या ये नॉर्मल के पास आएगी? यस। सिंपल, अपने कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल सी बात है। तो ये देखो, ऐसे तो ये जा रही थी, लेकिन अपने को पता है ये थोड़ी सी पास में आएगी, तो लेट्स से कि ये यहां पे आ गई, और इस एंगल को मैं आर बोल देता हूं। ये आई है तो ये आर हो गया। तो मैं इस आई और आर के अंदर रिलेशन लिख सकता हूं कि मैं इसको देखो है ना, इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोलता हूं, इसको सेकेंड सरफेस बोलता हूं। सरफेस का मतलब वही ट्रांसपेरेंट सरफेस है अपने लिए। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो n1 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 n इंटू साइन आर। तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ गई, साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो n के इक्वल होगा, पहली चीज। चलो, अब ये आर एंगल पे जा रही थी, अब इसका मैं क्या करता हूं, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करवा देता हूं। अच्छा, लॉजिकली सोच के बताओ, कोई बता सकता है मेरे को ये एंगल कितना होगा? आर। ये जेड बन रहा है ना भाई, तो ये एंगल क्या आर होगा? यस सर। क्या फर्स्ट सरफेस के अंदर जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वही सेकंड रिफ्रैक्शन के टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और मैं लिखना भूल गया, वापस बता देता हूं, ध्यान रखना, जो स्लैब है वो पैरेलल सरफेस की है, मतलब जिन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कोई जो है वो ऑब्लिक नहीं है, पैरेलल ही होनी चाहिए, उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। अगर ऑब्लिक होगी तो फिर वो सारी चीजें किस टाइप से नहीं आएगी, डिफरेंट टाइप से अपने को सॉल्व करना बन जाएगा। हाँ, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो ये आर हो गया। अब मेरे को बताओ, जब वापस ये एयर के अंदर एंटर करेगी तो क्या ये नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी?
दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर जाएगी। कैसे पता चला मेरे को कि इसके लिए कि यहाँ पे n इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होगा और यहाँ पे अपने को पता है एयर का n कम है, इसका मतलब साइन थीटा ज्यादा होगा सेकेंड रिफ्रैक्शन के टाइम। साइन थीटा ज्यादा होगा इसका मतलब जैसे ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में तो ये जा रही थी तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब डेविएट हो जाएगी, मतलब ऐसे चली गई लेट्स से, ये इतनी जो है वो ऐसे चली गई। तो अब देखो, अब मैं कुछ एंगल की बात करता हूं सबसे पहले। अच्छा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर डेविएशन को मैं गामा 1 बोल रहा हूं। डेविएशन कितना होता है रिफ्रैक्शन के अंदर? I माइनस आर, मोड ऑफ I माइनस आर होगा। यस हाँ, अब इसमें ये तो इन जनरल अपन ने मोड ऑफ I माइनस आर लिख लिया, बट यहां से देख के डायरेक्टली बता दो कि ये एंगल कितना है। आई और ये आर है, तो क्या ये जो है ये अपने पास ये एंगल, क्या ये एंगल I माइनस आर हो जाएगा? यस यही तो डेविएशन है, I माइनस आर, क्योंकि I ज्यादा है R कम है। इसको मैं डेल 1 बोल रहा हूं। ऐसे कैसे? ये R है। अच्छा, उसके बाद सेकंड फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन में यहां पे लिख रहा हूं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? n1, n1 का मतलब n साइन I यानी साइन R, I अपने R का काम करेगा, इक्वल टू n2 यानी 1 इंटू साइन। अब बताओ नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होगा बताओ? I ये एंगल कितना होगा बताओ? I आराम से सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? आई और आर की टर्म्स में बताओ मेरे को। आई होगा। ऐसे मान लो ना यार, अपने को नहीं पता ये एंगल, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूं। ये रिफ्रैक्टिव एंगल है ना, तो n इंटू साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। अब n की वैल्यू पता है मेरे को, n की वैल्यू क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। n की वैल्यू पुट कर लेता हूं। n की वैल्यू है साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू थीटा आ गया। इसका मतलब क्या ये एंगल I के इक्वल होगा? yes sir चलो, तो ये एंगल आ गया I। तो फिर सेकंड केस में डेविएशन कितना होगा? डेल 2। ये कितना होगा बताओ? डेल 2 का मतलब सेकंड केस में डेविएशन। तो ये एंगल तो कितना है? बोलो, ये एंगल कितना है? ये एंगल है अपने पास R और पूरा एंगल कितना है? I। तो क्या सेकंड केस में डेविएशन कितना होगा बताओ सोच के? सेकंड केस में डेविएशन कितना होगा? R minus I. आई माइनस R कौन सा एंगल है? देखो ये और ये एंगल है अपने पास R, ये एंगल है R और ये पूरा एंगल है I। तो ये कितना होगा? I minus R. I माइनस R। ठीक है, ये डेल 2 आ गया अपने पास I माइनस R। अच्छा, सोच के बताओ एक बार लॉजिकली कि क्या फर्स्ट केस में डेविएशन और सेकंड केस में डेविएशन सेम है क्या? No. दोनों का सेंस डिफरेंट है।
क्या मैं, अगर मेरे से कोई, सपोज किसी ने पूछ लिया तुमसे, अपन ने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन तुमसे कोई पूछे कि मेरे को बताओ फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर और सेकंड रिफ्रैक्शन के अंदर क्या डेविएशन सेम है? Yes, No, sir. sir. क्यों नहीं है सेम? डिफरेंट होगा। The direction अलग अलग है दोनों का। वेरी गुड, वेरी गुड, एंगल ऑपोजिट, वेरी गुड। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर तो ये ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, इसका मतलब क्लॉकवाइज है। सेकंड केस के अंदर ये ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, इसका मतलब ये किधर है? ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. तो अगर अपने से कोई टोटल डेविएशन पूछे, टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन कितना होगा मेरे को लॉजिकली सोच के बता दो फटाफट। Zero. Zero. टोटल डेविएशन कितना होगा? जीरो। क्योंकि अगर अपन डायरेक्शन के साथ लोगे तो ये del 1 माइनस del 2 हो जाएगा, जो कि जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। और ये तो यार सोचने की बात ही नहीं है, सीधा बता सकता हूं मैं। तो कैसे बता सकता हूं कि भाई इंसिडेंट एंगल आई है, और जब दोनों रिफ्रैक्शन हो गए वापस रिफ्रैक्शन एंगल भी आई है, इसका मतलब जिस एंगल पे आई थी नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे निकल गई। एक चीज मेरे को यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि पैरेलल स्लैब अगर रहेगी, मतलब जो जिन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों सरफेस अगर पैरेलल है, तो जिस एंगल पे रे आती है आपस में एडजस्ट होके वापस उसी एंगल से निकल जाती है। और ये तो अपन लॉजिकली स्टार्टिंग में ही बोल सकते थे। कैसे बोल सकते थे? अरे यार